हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज हम 11वीं कक्षा की जो हमारी दूसरी बुक थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हम शुरू कर रहे हैं और उसके फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर की हमारी ये पहली वीडियो होगी, जिसकी आगे हम इसकी 2-3 वीडियोस के अंदर अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर का नाम है हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र हुई थी तो उस समय हमारी इकोनॉमी किस टाइप की थी, किस प्रकार की थी, क्या क्या उसकी मेन फीचर्स थी, इस बारे में हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो चलिए देखते हैं, अपने पाठ को शुरू करते हैं हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये जानने के लिए हम इसको कुछ पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है या जो भारत देश है, वो काफी लंबे टाइम तक ब्रिटिश शासन काल के अधीन रहा। अंग्रेजों का हमारे देश के ऊपर काफी लंबे टाइम तक अधिकार रहा। लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने अपने देश के ऊपर राज किया। इसके बाद जब वो देश छोड़कर गए, या जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की, क्या स्थिति थी देश की, और उसके अंदर क्या क्या खास बातें थी, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले में हम देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर, समृद्धि यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी किस प्रकार की थी, उसके बेस के ऊपर हम ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था जब देश आजाद हुआ उस समय किस प्रकार की। तो एक पहली चीज की क्या चेक करेंगे आप, जीडीपी देखेंगे, पर कैपिटा जीडीपी। और दूसरी चीज क्या देखेंगे हम कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसा था। तो चलिए पहले हम पहले पॉइंट को देखते हैं। जीडीपी के बेस के ऊपर ग्रोथ रेट को देखकर हम ये चेक करेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की थी। तो अगर हम पर कैपिटा जीडीपी को देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है 1950-51 के अंदर 60,114 ये रुपीस के अंदर है, 7,114 रुपए थी 1950-51 में, और 2011-12 में ये बढ़कर क्या हो गई 41,255। और अगर हम अब की बात करें नियरली तो 2017-18 के अंदर ये 1,12,835 प्रति व्यक्ति आए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, हम पीछे जो अपना इंडेक्स नंबर पढ़ा था हमने, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये चीजें औसतन होती हैं। हम सभी को पता है कि हर एक आदमी की इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती, ये कुछ लोगों की इससे बहुत अधिक भी हो सकती है और कुछ लोगों की इससे बहुत कम भी हो सकती है, ये एवरेज में होती है। तो जो 1950-51 के अंदर जो हमारी प्रति व्यक्ति आई थी वो 7,114 रुपए, और 2011-12 में ये 41,255 हो गई। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। और अब के बारे में अगर हम उससे तुलना करें तो लगभग ये हमारी 15 टाइम्स हो जाती है, 15 गुना इनकम लोगों की अब बढ़ चुकी है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं पर कैपिटा इनकम के आधार पर कि जब देश आजाद हुआ था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ही लेस थी, बहुत ही कम थी। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में ये काफी लगभग 15 गुना उससे बढ़ गई है। और अगर हम बात करें तो 21.9% लोग जो है वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट ने एक लेवल बना दिया है, एक सीमा रेखा तय कर दी है कि भाई इससे अधिक अगर लोगों की इनकम है 1,000 रुपए या 1,200 रुपए, कुछ इस तरह से मंथली, कि अगर कोई इतना भी नहीं कमा पा रहा है, इट मीन्स वो अपना रोटी कपड़ा खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। जो लोग इससे ज्यादा कमा लेते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन से अब हो जाते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 100 में से 21.9, यानी कि अगर हमारी कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें से 21.9 या लगभग 22 ही हो जाता है, ये लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे वर्तमान में हैं। तो पहली चीज हमने देखी जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो प्रति व्यक्ति आय जो 1950-51 में थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम हमारी आय थी। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी थी।
तो स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम दो चीजों को देखेंगे। हम सभी को पता है कि प्रत्येक इकोनॉमी के अंदर ही 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो तीनों सेक्टर्स के बेस के ऊपर हम ये देखेंगे कि इन तीनों ही क्षेत्रों का नेशनल इनकम में क्या योगदान है। जो राष्ट्रीय आय होती है उस आय के अंदर इनकी हिस्सेदारी कितनी है, पहली चीज हम ये चेक करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे कि कार्यशील जनसंख्या के रोजगार के रूप में इन क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्व क्या है। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, यानी कि 18 से लेकर 60 ईयर तक के लोग जो होते हैं उनकी वो देश के अंदर कमाते हैं, कमाने वाले जो लोग हैं वो हमारी क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो प्राइमरी सेक्टर में कितनी लगी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी लगी हुई है और टर्शियरी जो हमारा है उसके अंदर कितनी लगी हुई है, तो इनके अंदर इनका क्या महत्व है। इन दो पॉइंटों के बेस के ऊपर हम स्ट्रक्चर को जानें। तो पहले पॉइंट को देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी है इनका राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। हमने कक्षा 9 में और कक्षा 10 में इन तीनों क्षेत्रों के बारे में बार बार पढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा होता है, वो क्षेत्र जिसके अंदर अधिकतर कृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं। कृषि संबंधी कार्यों के अंदर हम खेती बाड़ी को, कृषि को लेंगे, पशुपालन को लेंगे, जो हमारा वन उद्योग है, लट्ठे बनाना है, खनन का कार्य है और मछली पालन वगैरह है, ये सारी चीजें हमारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों आप सभी को ये याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ये 4 चीजें मेनली हैं। कौन कौन सी, कृषि, खेती बाड़ी, नंबर 2 पर वन उद्योग या लट्ठे बनाना, नंबर 3 पर मछली पालन और नंबर 4 पर हम क्या कहेंगे, मछली पालन के अलावा जो हमारा खनन का कार्य आता है। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगी। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका राष्ट्रीय आय के अंदर योगदान कितना है, 58.7%। राष्ट्रीय आय यानी कि जैसे एक आदमी की इनकम होती है ठीक वैसे ही पूरे देश की भी इनकम होती है। और तो उस पूरे देश की इनकम अगर हमारी 100 है, अगर हमारे राष्ट्र की हमारी नेशनल इनकम 100 रुपीज है तो उस 100 रुपीज में से 58.7 आधे से ज्यादा हो गया, हमारा लगभग 60 ही हो जाता है। तो 58% या 58.7 जो होता है वो 100 में से हमें कहां से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। तो देश की राष्ट्रीय आय के अंदर बहुत बड़ा योगदान है प्राइमरी सेक्टर का। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से 58 रुपए हम कहां से ले रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से हमें आमदनी हो रही है। दूसरा जो सेकेंडरी हमारा क्षेत्र है वो क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र में कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण या निर्माण कार्य जिसके अंदर किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम विनिर्माण क्षेत्र भी है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमारे जो उद्योगों से संबंधित, निर्माण कार्यों से संबंधित इस प्रकार के हमारे जो कार्य होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें हम तो राष्ट्रीय आय के अंदर इसका योगदान कितना है, 14.3%। तो देखिए जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था उससे बहुत ही कम है इसका अंशदान। तो अगर वहां पर हमें 58 रुपए, 100 में से 58 रुपए, 58.7 रुपए हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र से हम क्या कर रहे थे, 14.3%। ये जो आंकड़े हैं ये 1950-51 के हैं, जब देश आजाद हुआ उस समय। तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब देश आजाद हुआ उस समय अगर हमारी पूरी इनकम 100 रुपीज थी पूरी अर्थव्यवस्था की, तो उसमें से 58 रुपए हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कर रहे थे और 14.3 रुपए या 14.3% हम कहां से कमा रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर से। इसके अलावा जो तीसरा सेक्टर होता है वो हमारा है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा या सर्विसेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी सेवाएं, वाणिज्य की सेवाएं, व्यापार की सेवाएं, जो बीमा, बैंकिंग, इस तरह की सभी प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उसे हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो सेवाओं को, सर्विसेज से हमें जो नेशनल इनकम है उसके अंदर कितना योगदान है, 27%। यानी कि 100 में से 27 रुपए हम सेवाओं से प्राप्त कर रहे हैं, सर्विसेज से प्राप्त कर रहे हैं, 14.3 हम निर्माण क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो हमारा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से प्राप्त कर रहे हैं और 58.7% हम एग्रीकल्चर से प्राप्त कर रहे हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बारे में एक पिक्चर हम बना सकते हैं। क्या कि अधिकतर लोग क्या कर रहे थे, ज्यादातर इनकम हमें कहां से हो रही थी, हमें प्राइमरी सेक्टर से हो रही थी, और जो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी था वहां से हमें प्राइमरी के कंपैरिजन में बहुत ही कम इनकम हो रही थी। इट मीन्स जो ज्यादातर लोग थे अर्थव्यवस्था के वो कहां पर लगे हुए थे, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए थे।
तो हमने पहला पॉइंट संरचना का कि राष्ट्रीय आय में इनका क्या योगदान है, उससे हमने अंदाजा लगाया कि देश की अधिकतर जनसंख्या कहाँ लगी हुई थी, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई थी, जबकि जो बाकी के 2 थे हमारे सेक्टर, उनके अंदर इस क्षेत्र की तुलना में काफी कम लोगों को रोजगार प्राप्त था। रोजगार की अगर हम बात करें यानी कि कार्यशील जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कार्यशील जनसंख्या यानी कि जो काम करने वाले हमारे लोग हैं वो कितने प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, कितने द्वितीयक में लगे हुए हैं, कितने तृतीयक में लगे हुए हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि कार्यशील जनसंख्या का रोजगार में सापेक्षिक महत्व। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ व्यावसायिक वितरण लिखा है। जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, जहां से हमें 58.7 नेशनल इनकम प्राप्त हो रही थी, उस क्षेत्र के अंदर कितने लोगों को काम मिला हुआ है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या थी उस जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग या कितने प्रतिशत आदमी उस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए थे और कितने सेकेंडरी में और कितने तृतीयक में। अब हम दूसरे पॉइंट में ये पढ़ेंगे। तो जैसा कि आय से यहाँ से ही पता चल गया कि भाई अधिकतर हमारी हिस्सेदारी यहाँ थी, तो अधिकतर लोगों को रोजगार भी यहीं पर मिलेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे, अगर कुल देश की जनसंख्या 100 है तो 100 में से 72.7 यानी कि लगभग 73 इतने लोगों को काम कहाँ पर मिला हुआ था, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मिला हुआ था। यानी कि अगर देश के अंदर 100 आदमी है तो उनमें से 73 लोगों को काम कहाँ पर था, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही काम धंधा मिला हुआ था। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर हमारे कृषक आते हैं, श्रमिक मजदूर आते हैं, वन बागान और मछली पालन और पशुपालन में जो लगे हुए हैं वो आते हैं। तो इन सब का अगर हम टोटल करें, कृषक 50%, श्रमिक 19.7%, वन बागान मछली 2.4 और खनन के अंदर 0.6। अगर हम इन सब का टोटल करते हैं इन सब का तो ये 72.7। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड, जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। अधिकतर लोग, देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ था। 72.7% लोगों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिला हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में मिला हुआ था। दूसरा जो सेकेंडरी क्षेत्र है हमारा 10.1 यानी कि 100 में से 10 लोग कहाँ पर थे, जो इंडस्ट्रियल हमारा सेक्टर है वहां पर उन लोगों को रोजगार मिला हुआ था। और तीसरा जो हमारा सर्विसेज था, सर्विसेज के अंदर 17.2 यानी कि लगभग 17 लोग। अगर हमारी पूरी जनसंख्या 100 है तो 100 में से 17 लोगों को तो सेवा सर्विसेज के अंदर काम मिला हुआ था, 10 लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर काम मिला हुआ था और 72.2 लोगों को प्राथमिक या कृषि क्षेत्र के अंदर काम मिला हुआ था। तो हमने यहाँ पर पढ़ा राष्ट्रीय आय में योगदान, हमने पढ़ा जो हमारी कार्यशील जनसंख्या थी, जो काम करने वाले हमारे लोग थे, उन लोगों को रोजगार कहाँ पर कितना मिला हुआ था। इन सब पॉइंटों के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की थी। तो मेन हमारा यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वहां पर जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी। दूसरा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत ही लेस थी, बहुत ही कम थी, उद्योगों का विकास ना के बराबर था। और तीसरी चीज, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। किसी भी क्षेत्र का, प्राथमिक का भी बहुत अच्छे से विकास नहीं था, सेकेंडरी का भी नहीं था और तीसरे क्षेत्र का भी नहीं था। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। तो हम कह सकते हैं, निचोड़ निकाल सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बिल्कुल बैकवर्ड हमारी अर्थव्यवस्था थी। लोगों का रोजगार का मुख्य साधन क्या था, वही ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। यहाँ पर 2-3 शब्द और आए हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या ये स्टैग्नेंट टाइप की थी और वाइब्रेंट थी। स्टैग्नेंट यानी कि गतिहीन, जिसके अंदर बिल्कुल स्थिर पड़ी है, बिल्कुल कुछ भी उसके अंदर है ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। वाइब्रेंट यानी कि कंपायमान, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है जहां पर विकास हुआ हो, या फिर डेवलपिंग किस प्रकार की थी। तो हमने ये सारे पॉइंट पढ़े। इन पॉइंटों के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी, बिल्कुल बैकवर्ड हमारी इकोनॉमी थी, बिल्कुल भी वहां पर डेवलपमेंट का कोई निशान नहीं था, जैसा कि हमने इन पॉइंटों के आधार पर पढ़ा। तो इसके अलावा जो मेन और फीचर्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में, और उन फीचर्स के जो परिणाम रहे उन परिणामों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।